नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और करंट अफेयर्स का जो सेशन आपका चल रहा था विधिवत चल भी रहा है और आप लोगों ने ज़्यादातर चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया होगा। आप जानते होंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों जो आप वीडियो देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो क्योंकि पहले की रिकॉर्डेड वीडियो है जब आपका बीपीएससी पहले प्रस्तावित था जो आपका कैंसिल हुआ है, उस दौरान भी बीपीएससी से संबंधित बिहार राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट आपको कराए गए थे। कुछ समसामयिक मुद्दे आपको कराए गए थे। तो बीच बीच में जब जो हमारी कक्षाएं हैं वो नहीं हो पाती, जैसे छुट्टियों के चलते बाधित रहती हैं, तो वो वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे साथ उसके बाद से नए जुड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए उसको ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है, यदि आपने पहले से कर रखा है तो उससे चीजें आपकी रिवाइज होंगी। तो चलिए सभी एक बार उपस्थित हो जाएं, फिर इस क्लास को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है टोटल 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस 20 प्रश्नों से मैक्सिमम रिवीजन आपका देखने को मिलेगा। और आपकी जो लाइटिंग का इशू था, ब्राइटनेस का इशू था, उम्मीद करता हूं वॉइस का और ब्राइटनेस का, ये दोनों जो आपके मुद्दे थे, दो बड़े मुद्दे थे आपके, वो सॉल्व हो चुके होंगे क्योंकि उस पर काम किया गया है। और इसी वजह से पिछले 2 दिनों से आपकी कक्षाएं आपको नहीं मिल पाई थी। अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों को समस्या होती थी कि किस नंबर पे बात करना है, संस्था से संबंधित कोई जानकारी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के नीचे बॉटम में एक फोन नंबर भी दिख रहा होगा, आजाद बीपीएससी एकेडमी का। आपको बैच परचेज करना है या कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, आप उस नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाएगा, जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखनी है। और आज जो प्रश्न हैं इसमें सबसे पहले जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो बिहार राज्य विशेष से देखने को मिलेगा। और बिहार राज्य विशेष के 5 प्रश्न आज रखे गए हैं। बिहार राज्य विशेष के बाद फिर नवीनतम जो चल रहा है 5 प्रश्न वो रखे गए हैं। और लास्ट में जो 10 प्रश्न रखे गए हैं वो 10 प्रश्न आपके विगत माह के हैं जो आपकी परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप इस कक्षा से नियमित बने रहते हैं, प्रतिदिन रात्रि 11 बजे की इस कक्षा से जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से समसामयिक संदर्भों में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक जो मेन पिलर आपका है, आप कह सकते हैं जो आपके 4 मेन पिलर हैं उनमें से एक पिलर जो समसामयिक मुद्दों का है वो आपका 100% यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सुबह हमने 100 प्रश्नों की एक अलग क्विज देखी थी तो उसको भी हमें रिवाइज करना है। यहां पे आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न आपके सामने है। ध्यान से पहले प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि पहली महिला, ध्यान दीजिएगा, और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे जहां तक मेरा मानना है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या मधुबनी। याद रखिएगा आज जो आपको ये समसामयिक संदर्भों में करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब बिहार का करंट अफेयर्स आप नोट करोगे तो ईमानदारी के साथ कैसे नोट करना है, इसको जिलेवार नोट करना है। ठीक है, मतलब जो भी घटनाक्रम है उसको जिलेवार पेज बना लीजिए, जैसे कि मैंने नोट्स बनाने का तरीका आपको बताया है, और उस आधार पर जिलेवार जो है आपको करंट अफेयर्स नोट करने हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन बिहार से संबंधित जो भी घटनाक्रम बताया जाए उसको करंट जो आप कह सकते हो जिलेवार सजाना है। बताएं, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या मधुबनी। यहां पे बात हो रहा है स्वाभिमान बटालियन का, महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय। तो आपको बता दें कि यह आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में कहां देखने को मिलता है? वाल्मीकि नगर, आपने सुना होगा क्योंकि वाल्मीकि एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है बिहार का। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर में आपको देखने को मिलता है। वाल्मीकि नगर में कहां देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा एक स्थान पड़ता है बगहा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है बगहा। तो ये जो बगहा क्षेत्र है यहां पर पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है पश्चिमी चंपारण की, तो आपको बता दें
कि राज्य सरकार की, राज्य के कैबिनेट की एक बैठक भी जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी, यह भी आप सबको पता होगा। और आपको पता होगा कि ये जो बैठक थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है आयोजित की गई थी। इससे पहले क्या इस प्रकार की बैठक पटना से बाहर आयोजित की गई है? जी हां, ऐसा 3 मौके और आए हैं और ये आपको पता होने चाहिए। कहां कहां आयोजित की जा चुकी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की बैठक सबसे पहले राजगीर में आयोजित की गई है, ठीक है, राजगीर में। राजगीर के बाद बेगूसराय में भी ये आयोजित की गई है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बेगूसराय के बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी की क्रूज पर भी, गंगा नदी में एक क्रूज पर भी मंत्रिमंडल की जो बैठक थी इसको आयोजित किया गया था। और ये चौथा स्थान था जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पहली बार बाघ की पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग, डीएनए के आधार पे बाघ की जांच जो की गई थी, ये कहां की गई थी? तो इसको भी याद रखना है कि ये किया गया था कहां पे? ये किया गया था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जब बात पश्चिमी चंपारण की हो रही है, यहां पर एक है चनपटिया स्थान। चनपटिया सबको पता होगा, नहीं पता है आज जान जाएंगे। चनपटिया क्या है? चनपटिया के बारे में आपको बता दें कि नोट कर लीजिएगा चनपटिया के बारे में, कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क खोला गया है। क्या है? राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है ये चनपटिया में खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात हो रही है चनपटिया की, तो चनपटिया से जुड़ा हुआ आपको बता दें कि एक चनपटिया मॉडल भी चर्चा में था बिहार में। चनपटिया मॉडल, चनपटिया मॉडल क्या था? चनपटिया मॉडल जो था विशेष रूप से कोविड में जो प्रवासी मजदूर थे, जो जॉब छोड़कर वापस आ गए थे बिहार में, उनके लिए रोजगार देने की एक पद्धति डेवलप की गई थी और इसको नाम दिया गया था चनपटिया मॉडल। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपने देखा कि इस प्रश्न से कई सारे फैक्ट आपने देखे हैं, 4 से 5 महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं, उन सबको नोट करना है और इसी जिले के अंतर्गत नोट करना है, पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखना है, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न आपको बार बार आता है, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी प्रश्न आपको दिखे उसको 2 बार आपको पढ़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहां से की थी? क्या बोला जा रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर 2021, तिथि याद रखिएगा अन्यथा आप गलत कर बैठेंगे। 22 दिसंबर 2021 को कहां से की थी आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, 4 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है। मोतिहारी, पटना, वाल्मीकि नगर, रानीगंज, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, इन चारों में से। चले बताइएगा, चले फास्ट जवाब दीजिएगा। मोतिहारी, पटना, वाल्मीकि नगर, रानीगंज, आपको बता दें इसका सही उत्तर है मोतिहारी। मोतिहारी में पड़ता है गांधी मैदान और मोतिहारी के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति यदि हम बात करें तो वो पटना में हुई थी। तो दोनों आपको याद रखना है। और इस अभियान के तहत यदि हम बात करें तो कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, जैसे किस लिए ये चलाया गया था, तो आप सब जानते होंगे किसके लिए चलाया गया था। कमेंट बॉक्स में पहला होमवर्क है कि ये जो समाज सुधार अभियान था इसका उद्देश्य क्या था, नीतीश कुमार के इस अभियान का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि सबसे पहली बात आपको बता दें मोतिहारी कहां पे पड़ता है। मोतिहारी पड़ता है पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है मोतिहारी। अब पूर्वी चंपारण में मोतिहारी पड़ता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूर्वी चंपारण से संबंधित कुछ तथ्यों को यहीं पर जान लिया जाए। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर का जो निर्माण है, रामायण मंदिर का जो निर्माण है वो यहीं पे किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा के क्रियान्वयन में, मनरेगा के क्रियान्वयन नहीं कह सकते, कार्यान्वयन में जो टॉप पर रहने वाला जिला है वो आपका है पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो मनरेगा के क्रियान्वयन में टॉप पर है पूर्वी चंपारण। इसके साथ साथ आप नोट कर सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान, नोट कर सकते हो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का भी पुरस्कार मिला था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको उत्कृष्ट जिला का भी पुरस्कार मिला था, यह भी फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नोट करें। और आपको नोट करना है कि यहां पर है पीपरा कोठी, और पीपरा कोठी क्यों चर्चा में है, यदि किसी को पता है तो बताएं। पीपरा कोठी, पीपरा कोठी के बारे में भी नोट कर लेना है। पीपरा कोठी के बारे में क्या नोट करना है, पीपरा कोठी के बारे में नोट करना है कि देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो पीपरा कोठी में खोला गया है। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो पीपरा कोठी में खोला गया है, इसको भी आपको नोट करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि पूर्वी चंपारण पहले आपने देखा, पहले पश्चिमी चंपारण देखा, फिर पूर्वी चंपारण देखा, तो दोनों के बारे में आपने देख लिया कुछ फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बोला कि नोट्स जो हैं वो जिलेवार बनाने हैं, तो जिलेवार ही जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उसको भी आपको तैयार करना है। तीसरा प्रश्न बिहार से संदर्भित, और उम्मीद करता हूं इसका जवाब सबको पता होगा। क्या बोला जा रहा है, बिहार का पहला ऐसा जिला कौन सा है जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। बिहार का ऐसा पहला जिला कौन सा है जहां पर पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है, आपको बताना है। चले बताएं, परामर्शदात्री समिति का गठन कहां किया गया है, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, बताएं क्या बोला जा रहा है। जहां पर पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया, और ये पहला जिला है, ये जिला है शिवहर, ए विकल्प सही उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा जिला है, शिवहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चले प्रश्न संख्या 4, रामायण सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। रामायण सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, बिहार के कई सारे जिले इसमें शामिल हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो बताएं रामायण सर्किट के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। सीतामढ़ी, दरभंगा, बक्सर, वैशाली, फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा जिला शामिल नहीं है, बताएं। देखो सीतामढ़ी, दरभंगा, बक्सर, यदि इन तीनों की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि रामायण सर्किट में ये तीनों जिले शामिल हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। शामिल कौन सा नहीं है, यदि इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब है वैशाली जो है इसमें शामिल नहीं है। अब सीतामढ़ी की बात हो रही है, तो सीतामढ़ी इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि बिहार का 18वां जो नगर निगम बना है वो क्या है, वो है सीतामढ़ी। बिहार का 18वां नगर निगम जो है वो है सीतामढ़ी, आपको पता होना चाहिए। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी आप कह सकते हो ऊंचाई है 251 मीटर, वो यहीं पर स्थापित की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए सीतामढ़ी के संदर्भ में। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पुनौरा धाम, अक्सर पूछा जाता है कि पुनौरा धाम किस जिले में है, तो आपको बताना है कि पुनौरा धाम भी जो है ये सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि रामायण सर्किट एवं प्रसाद योजना जो है इन दोनों में शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे, बताएं बिहार का कौन सा जिला है जो मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है। बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, फास्ट जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। चले बताएं कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है। चले फास्ट जवाब, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, मधुबनी। आपको बता दें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत भी
ये जो जिला था ये टॉप पर था, याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत भी ये जिला शीर्ष पर था। और ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है मधुबनी की। तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या है? डी विकल्प मधुबनी इसका सही उत्तर है। और जो फैक्ट मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फास्ट जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है किस तिथि को मनाया जाता है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 4 तिथियां यहां पे दी हुई हैं, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चले फास्ट जवाब सभी को देना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले पहले जवाब दीजिए। चले, आप जानते होंगे एक मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, यदि याद हो आपको, स्वदेशी आंदोलन। और ये जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, और ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के तहत, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत खादी को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। खादी को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। यहां पे बात हो रही है खादी की, तो आप जानते हैं ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत यदि हम बात करें आता है, तो कपड़ा मंत्री हमारे कौन है? कपड़ा मंत्री हमारे कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो हैं ये हमारे कपड़ा मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, पीयूष गोयल। पहली बात, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 7 अगस्त। कपड़ा मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल। आपको पता होगा जैसे किसान रेल चलाई गई थी, ठीक है, जैसे भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है, उसी प्रकार से भारत में कई सारी अन्य ट्रेनें भी चलाई गई थी, जिनमें से एक था टेक्सटाइल ट्रेन। ठीक है, टेक्सटाइल ट्रेन। और ये जो टेक्सटाइल ट्रेन, क्योंकि ये जुड़ता है कपड़ा मंत्रालय से, तो ये जो टेक्सटाइल ट्रेन थी अभी हाल ही में 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन चलाई गई है, याद रखिएगा। और ये जो 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन चलाई गई है ये सूरत से चलाई गई है। ठीक है, सूरत से पश्चिम बंगाल को चलाई गई है। यदि स्थानों के बारे में हम बात करें कि वो स्थान कौन से हैं, तो आप स्थानों को भी नोट कर सकते हैं कि किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है। तो याद रखिएगा पहला स्थान है चलथान। सूरत में जो स्थान है इसका नाम है चलथान, CHALTHAN। चलथान जो स्थान है ये सूरत में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में जो स्थान है उसको बोलते हैं सांकराइल। ठीक है, उसको बोलते हैं सांकराइल, SANKRAIL। ठीक है, सांकराइल इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन सूरत से पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करती है। स्थान की बात करें जो चलथान को सांकराइल स्थान से जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि एक योजना भी चल रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म। लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म। ठीक है, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा मैंने 8 जो है वो गांवों के बारे में बताया था। और ये जो 8 गांव थे ये क्या थे? ये 8 गांव शिल्प गांव थे। याद करिए आप, 8 शिल्प गांवों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज उन्हीं गांवों के बारे में आपको लिखना होमवर्क है। होमवर्क है कि ये 8 शिल्प गांव कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में पड़ते हैं, ये आपको बताना है। तो लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म के अंतर्गत 8 शिल्प गांव पूरे भारत में विकसित किए गए हैं। और आने वाले दिनों में 7 PM मित्र पार्क भी बनाए जाएंगे, ये भी याद रखना है। 7 PM मित्र पार्क भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। हालांकि अभी स्थानों का उल्लेख नहीं हुआ है, सिर्फ संख्या बताई गई है कि 7 PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे। तो आपको यह भी याद रखने की जरूरत है। तो 8 शिल्प गांव कौन कौन से हैं?
पूर्व की कक्षा में बताया गया है। तो ईमानदारी के साथ इन 8 गांवों को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिनको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कमेंट बॉक्स की, तो आपको बता दें कि आज सुबह की कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जो 100 प्रश्नों की क्विज थी, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जैसे क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, आप में से कई ने बेहतर जवाब दिया है। विष्णुदेव जी ने बेहतर जवाब दिया है। सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के बारे में हमने पूछा था, उसके बारे में भी आपने बेहतर जवाब दिया है। हमने गगन नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछा था कि कौन सी एयरलाइंस बनी है सबसे पहली एयरलाइंस जिसने गगन सिस्टम के माध्यम से, गगन नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, तो इंडिगो थी। ये भी मैंने आपको बताया है और आप में से सभी लोगों ने इसको जवाब दिया है। तो जो बेहतर जवाब आया है, विष्णु देव जी का आया है, अन्नू कुमारी जी का आया है और काली प्रसाद जी का आया है। और आप में से जिनको नहीं पता था इन प्रश्नों का जवाब, प्लीज जाकर कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे। और आपको भी यदि प्रश्नों का जवाब पता है, प्लीज आप भी आदत डालें कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें। अब ये तो चीजें हो गई टेक्सटाइल से जुड़ी हुई। टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, हम शिल्पकार की बात कर रहे हैं, शिल्प की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं बुनकर होते हैं, जो हाथ से कपड़े बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं बुनकर। और बुनकरों के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नैतन्या बीमा योजना। पूछा जा सकता है नैतन्या बीमा योजना ये किसके लिए है? ये तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है, बुनकरों के लिए है। और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया गया है बुनकरों का। इससे कोई जो है उनको कोई भी पेमेंट बुनकरों को नहीं करना पड़ेगा। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इतना आप देख रहे होंगे कि कितने सारे फैक्ट आपके प्रश्नों से जुड़े होते हैं जो बताए जा सकते हैं, लेकिन समय की बाध्यता होती है क्योंकि आपके इस सेशन में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेलिंग नहीं कर पाते हैं, डिटेल में नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक बार आपकी प्रारंभिक परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो जाए, उसके बाद निश्चित रूप से करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा इसी प्रकार से लिंकिंग के माध्यम से होगा और कम प्रश्नों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किस राज्य में किया है? क्या बोला जा रहा है? हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किस राज्य में किया है? आपको बताना है। 4 राज्य आपके विकल्प में दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, सभी को देना है। और जैसे मैंने बोला कि सबको प्रयास करना है क्योंकि हम किसी से कम नहीं, तो सबको प्रयास करना है और बेहतर जवाब आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दिया गया कि यह डीआरडीओ ने विकसित किया है, तो कहां पे परीक्षण हुआ है ये आपको बताना है। आपको बता दें, अर्जुन टैंक से इसका परीक्षण किया गया। अर्जुन टैंक से इसको दागा गया, याद रखिएगा, अर्जुन टैंक से इसको दागा गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जुन टैंक का निर्माण किसने किया है, तो आपको बताना है कि अर्जुन टैंक का जो निर्माण है, यदि हम बात करें तो डीआरडीओ की एक लैबोरेटरी है जिसका नाम है CBRDE। क्या नाम है? CBRDE। CBRDE लैब ने जो है अर्जुन टैंक को बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के द्वारा ये परीक्षण किया गया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण महाराष्ट्र में किया गया। ये विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको बता दें, यहां पे बात हो रही है एंटी टैंक मिसाइल की। और आपको बता दें कि जब बात करते हो आप एंटी टैंक मिसाइल की, तो भारत के पास नाग और इसी का एक संस्करण है जिसको बोलते हैं हेलिना। हेलिना को क्या है, हम हवा से दाग सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से। और इसी के साथ साथ हेलिना के साथ साथ संत भी हमने डेवलप किया था। संत को भी हम हेलीकॉप्टरों से दाग सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाग हो गया, हेलिना हो गया, संत हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? एंटी टैंक मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हेलिना और संत की जब बात करते हैं, इसको हम हवा से दाग सकते हैं, हेलीकॉप्टर से दाग सकते हैं, इनकी थोड़ी सी मारक क्षमता ज्यादा होती है।
ज्यादा दूरी तक ये मार कर सकती हैं, और जो नाग है इसको हम थल से ही जो है दाग सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा पिछले दिनों डीआरडीओ ने एक हीट डेवलप किया था जिसका नाम रखा था इन्होंने अभ्यास। यदि आपसे पूछ लिया जाए अभ्यास को डीआरडीओ की किस लैब ने बनाया है, अभ्यास को डीआरडीओ की किस लेबोरेटरी ने बनाया है, तो आपको जवाब देना है। यह आपका होमवर्क है कि अभ्यास को डीआरडीओ की किस लैब ने बनाया है। यह आपका अभ्यास प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, अनिवार्य रूप से सभी को जवाब देना है। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। इतना बता देता हूं कि ये जो लैब है ये बेंगलुरु में स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु में स्थित किस लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहां पे राजस्थान भी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में भारत में नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति जो है ये पदासीन हुए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो इनका यदि क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति के क्रम की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। यदि उपराष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो इनका क्रम 14वें नंबर का है। क्रम अक्सर पूछा जाता है तो क्रम पहली बात याद होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस ट्राइब की हैं, तो याद रखिएगा ये संथाल ट्राइब की हैं। किस ट्राइब की महिला हैं? संथाल ट्राइब की महिला हैं, और इनका संबंध कहां से है? उड़ीसा से है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से संथाल ट्राइब से संबंधित प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे संथाल विद्रोह ही पूछ लिया जाए लेकिन अवश्य देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो संथाल विद्रोह जाकर अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है तो आपको पता होगा कि जो आज उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं ये पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। और आज जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो कौन हैं? वो मणिपुर के जो गवर्नर थे जिनका नाम था ला गणेशन, उन्होंने इसका अतिरिक्त प्रभार लिया है। और जो उपराष्ट्रपति हैं इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू से है। याद रखिएगा, राजस्थान के झुंझुनू से इनका संबंध है, इसीलिए मैंने राजस्थान से जोड़कर इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया, मतलब 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं, तो भारत के इतिहास में सिर्फ 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल संभाले हैं, जिनमें पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और दूसरा नाम आता है हामिद अंसारी का। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति की बात हो रही है तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने ही अभी हाल ही में हमारे नए चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया है जिनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। क्या नाम है? जस्टिस उदय उमेश ललित, इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस उदय उमेश ललित। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है वो मुख्य न्यायाधीश को लेकर कुल हो सकती है 34। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके आप कह सकते हो कि अधिकतम आयु सीमा उनके लिए क्या है? वो है 65 वर्ष। और जो नए हमारे चीफ जस्टिस बने हैं इनकी आज की तिथि में जो आयु है वो है 64 वर्ष। और इनका जो कार्यकाल है बहुत सीमित है। नवंबर माह में इनका जो अपर एज सीमा है, उम्र सीमा है, ऊपरी उम्र सीमा, वो समाप्त होगी। मतलब नवंबर के बाद हमें पुनः मुख्य आप कह सकते हो नए कोई मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होंगे। तो इनका कार्यकाल सिर्फ नवंबर तक का है, मात्र कुछ महीनों का है, तो इनको तब तक के लिए याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी विकल्प में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, पूर्व में मैंने आपको बताया था हसदेव के जंगल, हसदेव के वन, और हसदेव के जो वन थे वहां पर केंद्र सरकार ने खनन की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित कर ये बोला है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पे खनन नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पर्यावरणीय चिंताएं हैं।
क्योंकि वहां पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी फसल होती है आसपास के क्षेत्रों में। तो डर है कि भूस्खलन और इनके चलते वो जो खेती अच्छी होती है वो नष्ट होगी और ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। साथ ही साथ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक विधेयक इसके विरोध में पारित किया है। तो हसदेव के जंगल भी पता होना चाहिए, हसदेव नदी से जुड़े हुए हैं। हसदेव नदी की बात करते हैं तो हसदेव नदी के बारे में याद रखिएगा कि ये महानदी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? विश्व शांति आयोग के गठन की योजना किस देश के राष्ट्रपति ने बनाई है, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यह योजना बनाई है, इसको बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, यहां पे कुछ टर्म है जो मिसिंग है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 1 मिनट का समय लूंगा। देखो यहां पे है NIOT, क्या दिया है यहां पे? NIOT से समझौता किया है। बताएं, NIOT से समझौता किया है, बताएं वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने तटों की सुरक्षा के लिए NIOT से समझौता किया है, आपको बताना है। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। NIOT से किसने समझौता किया है? फास्ट जवाब दीजिए। NIOT से किसने समझौता किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, आपको बताना है। NIOT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। NIOT का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी से समझौता किया है अपने तटों को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये आपको बताना है। चले बताएं, इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, सी विकल्प इसका सही जवाब है, नोट कर लीजिएगा। और आप जानते हैं उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, MSME पुरस्कार 2022 की जब बात आएगी तो वहां पे टॉप पर इसको जो पुरस्कार दिया गया ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा राज्य टॉप पर रहा था। एक पुस्तक था लॉकडाउन लिरिक्स, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया था, वह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसको बताएं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई है? ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 कहां लागू की गई है, आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? ग्राम रक्षा गार्ड योजना, बताएं ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 कहां लागू की गई है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 कहां लागू की गई है? चलें, देखो आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत मैंने आपको बताया था पल्ली पंचायत। और पल्ली पंचायत का संबंध कहां से था? जम्मू कश्मीर से था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा यहां पर एक नई जल विद्युत परियोजना बन रही है जिसका नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। याद रखिएगा, क्वार, क्वार जल विद्युत परियोजना जो है वो यहीं पे बन रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस नदी पर बन रही है पूछ लिया जाए तो आपको बताना है क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बन रही है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। देखो यहां पे क्या है ना कि दो प्रश्न एक साथ कर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। प्रश्न आपका यहां से शुरू होता है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में
केंद्रीय गृह, यार यहाँ पे कृषि नहीं है, ये गृह है, एवं सहकारिता मंत्री ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास किया? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। कहां पे किया गया? आपको बता दें, ये जो राज्य है यहां पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे रोआ, गुमती, रोआ हो गया, गुमती हो गया, तृष्णा हो गया और सिपाही जला हो गया। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन रोआ, गुमती और तृष्णा ये महत्वपूर्ण है, ये तीनों पता होना चाहिए। और ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो ये देखने को मिलते हैं त्रिपुरा में। आप जानते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में चर्चा में रहा मेदारम जतारा उत्सव। अच्छा प्रश्न है, मेदारम जतारा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेदारम जतारा उत्सव किस राज्य में मनाया गया आपको बताना है। चलिए बताएं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक जनजातीय उत्सव है। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक जनजातीय उत्सव है और ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें बताएं कहां पे मनाया गया? क्या बोला जा रहा है? मेदारम जतारा। और मेदारम जतारा की बात करें, ये तेलंगाना में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अटल टनल किस दर्रे से होकर गुजरती है? चले, तो आपने पढ़ लिया होगा, बहुत पढ़ा होगा, बताएं। हाल ही में चर्चा में रही अटल टनल किस दर्रे से होकर गुजरती है? बताएं। हाल ही में चर्चा में रही अटल टनल किस दर्रे से होकर गुजरती है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो टनल है ये मनाली लेह मार्ग पर है। कहां पर है? मनाली लेह मार्ग पर आपको देखने को मिलती है। मनाली लेह मार्ग पर आपको देखने को मिलती है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो लंबाई आपको याद रखना है 9.02 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। दर्रा आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बता दें, दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, रोहतांग दर्रा, ये आपको पता होना चाहिए। और 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट देखने को मिलते हैं? अभी पता चल जाएगा कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को कितना फॉलो करते हैं। आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, ठीक है, कुलिंदर सिंह यादव टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो या आजाद बीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, प्रत्येक में ये शेयर की गई है। बताएं। मैंने आपको शेयर किया था 2 दिन पूर्व, और जितने नए रामसर साइट बने हैं सबके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें क्रम से सबके नाम लिखे हुए थे और चित्रों के माध्यम से भी ये शेयर किए गए थे। और हमें उम्मीद है कि आपने उसको ध्यान से पढ़ा अवश्य होगा। नहीं पढ़ा है, आज जाकर पढ़िएगा। और आज आपका दूसरा या तीसरा होमवर्क है कि ये जो नवीनतम रामसर साइट हैं इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये जो नवीनतम रामसर साइट हैं इनको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस राज्य में कौन सा है। मैंने बहुत डिटेल में आपको सबके नाम, राज्यों के नाम, ये मैंने आपको शेयर किया है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर अवश्य देखना है। लेकिन सबसे पहले बताइए कि आज की तिथि में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर देखने को मिलते हैं? चले बताएं, फास्ट जवाब। देखो अभी तक यदि हम जो लेटेस्ट है उसको छोड़ दें तो अभी तक टॉप पे था यूपी, लेकिन अब कौन से हो गया है? अब हो गया है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट आज की तिथि में यदि हम बात करें तो तमिलनाडु पर देखने को मिलते हैं, और उसके बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। कितने हैं यह भी बताना है, साथ ही साथ जो नवीनतम रामसर साइट हैं उनके बारे में भी आपको अनिवार्य रूप से जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहां जारी किया गया आपको बताना है।
फास्ट जवाब दीजिएगा। देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहां से जारी किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये जो सूचकांक है ये जारी किया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू जो जिला है वो इसमें टॉप पर रहा है। जम्मू जिला इसमें टॉप पर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है? क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा राज्य है जिसके वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है? तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, सर्वाधिक वृद्धि कहां पे देखने को मिली है। एक, प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वनावरण कहां पे है। दूसरा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहां पर हैं। तो यदि हम बात करें कि वनावरण प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो सबसे पहले आता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है ये वनावरण प्रतिशत के मामले पर टॉप पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए वनावरण क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है वो आपका आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। एक याद रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक याद रखिए। और तीसरा, सबसे ज्यादा 19 के बाद 19 से 21 के बीच में, क्योंकि द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है वो कहां पे देखने को मिली है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो देखने को मिली है आंध्र प्रदेश में। कहां पे देखने को मिली है? वनों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है आंध्र प्रदेश में, इसके बाद तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद फिर देखने को मिलती है ओडिशा में। तो याद रखना ये चीजें, तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कहीं पर भी यदि त्रुटि होती है, हो सकती है मेरे से भी गलती हो सकती है, और आपको लगता है ये गलत है, तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, इसको बताएं, हाल ही में कहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बनाए गए भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया जो कि बेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। यहां पे 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, इन चारों में से सही का चुनाव करना है। बताएं, नई दिल्ली, गांधीनगर, कोयम्बटूर या अगरतला? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इन चारों में से सही कौन सा होगा आपको बताना है। नई दिल्ली, गांधीनगर, कोयम्बटूर, अगरतला? देखो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वीं, ये 9G लिखा है, ये है 9th या 9वीं, हिंदी में बात कर लीजिए, ये लिखा है 9वीं बात हो रही। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वीं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्च नहीं है, ये मार्ट है। ठीक है, मार्ट 2021 कहां आयोजित किया गया? पर्यटन मार्ट 2021 कहां आयोजित किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। याद रखिएगा बात हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, तो कहां आयोजित किया गया है आपको बताना। चलिए बताएं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय? देखो इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसको बताएं, नीति आयोग द्वारा जारी पहले एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बताएं, क्या बोला जा रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी पहले एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? 4 शहर दिए हैं, शिमला, गांधीनगर, देहरादून, लखनऊ। शिमला, गांधीनगर, देहरादून, लखनऊ, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है, सभी को देना है। चलें, देखो इसका सही जवाब है शिमला, ए विकल्प सही उत्तर है। आज का अभ्यास प्रश्न, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां किया गया? क्या बोला जा रहा है?
बिंग से इंडिया 2022 का आयोजन कहां किया गया? 4 विकल्प हैं आपके पास, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और लखनऊ। इन चारों में से आपको जवाब देना है। जो भी सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप हमें शेयर करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो भी होमवर्क है प्लीज शेयर किया करें। आप में से बहुत सारे छात्र बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बेहतर जवाब दे रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। और आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। और करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज प्रारंभ हुई है, अब प्रत्येक, जैसे कि मैंने बोल दिया कि प्रत्येक दिन जो भी सीरीज आपकी होगी, प्रश्नों की सीरीज, रिवीजन की सीरीज, उसके जो आप कह सकते हो पीडीएफ है वो आपको प्रदान की जाएगी। पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन दी जाएगी। तो साथ ही साथ पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ऐप में मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, तो दोनों जगहों पे मिल जाती है। आप कहीं से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा डेली का डेली कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, कि आप 1 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, फिर आप पीडीएफ की मांग करो, तो ये उचित नहीं है। तो अगर आप समय में देखते हो तो ठीक है, अन्यथा आपको स्वयं से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे सबसे पहले प्रश्नों के साथ, जिसमें हम लगभग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे। और टॉपिक वाइज मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले जैसे प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न आते हैं, तो उसी तरह से एक जगह मैंने संकलन किया है, कि मतलब इतिहास के प्रश्न एक जगह, फिर भूगोल के प्रश्न एक जगह, और इस तरह से हम टॉपिक भी पता कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक हमारी परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज, जो एक कंजूसी आप सब करते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि 11 बजे करंट अफेयर्स की सेशन में, और उससे पहले सुबह 8 बजे जो विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज है उस सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, आप में से कोई एक हमारे भाई हैं, वो कमेंट कर रहे हैं बैच को लेकर कि एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको मैंने कमेंट किया है कि आप वहां पे जवाब दीजिए। आप में से बहुत सारे 2 से 3 लोगों ने बैच परचेज करना है, आपने बोला था नंबर शेयर करें। मैंने आपसे आपका नंबर मांगा है, आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। हम निश्चित रूप से बात करेंगे, या स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप इन्हीं नंबरों पर मेरे से भी बात कर सकते हैं। यदि सर से बोलेंगे, दीपक सर का शायद ये नंबर है, तो यदि आप बोलेंगे तो वहां से मेरे से भी बात हो सकती है, यदि मेरा शेड्यूल खाली रहता है तो। ठीक है, तो कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, निश्चित रूप से मदद करेंगे। आप में से 2, एक भाई एक बहन ने पुस्तक की मांग की थी, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में आपकी पुस्तक जो है वो यहाँ से कोरियर करती जाए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।